So today myself Apun Bagho again I have to start with organometallic chemistry with metal carbonyls. Okay, already I discussed organometallic the previous lectures. What do you mean by organometallic compounds and also the concept of hapticity. Okay, so today I have to discuss on metal carbonyls. वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मेटल कार्बोनिल्स मीन्स व्हाट, देयर शुड बी मेटल, वहाँ पर क्या होगा, कोई भी मेटल होगा, फॉर एनी मेटल, आयरन, कॉपर, निकेल, मैंगनीज, जो भी हो मेटल ही होगा। कार्बोनिल्स मीन्स वहाँ पर कोई भी CO कार्बोनिल होगा। यहाँ पर ये जो CO है मेटल कार्बोनिल में, उसको हम कार्बोनिल बोलते हैं एज ए लिगैंड, उसको हम कार्बन मोनोक्साइड नहीं बोलते हैं। This is not said as carbon monoxide, that should be said as carbonyl as a ligand, and it should be donate 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। ये एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। एंड ऑल्सो मोनोडेंटेड, कोई बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड नहीं है, पॉलीडेंटेड, हेक्साडेंटेड कोई भी नहीं है। कार्बोनिल का काम ही है वो मोनोडेंटेड है, एक ही एटम के साथ मेटल कनेक्टेड होगा और जो होगा कार्बन के साथ कनेक्टेड होगा, ऐसे कनेक्टेड होगा, मेटल C ऐसे कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ मेटल कनेक्टेड नहीं होता है, ऑक्सीजन के साथ नहीं कनेक्टेड होता है, किसके साथ कनेक्टेड होता है, कार्बन के साथ मेटल कनेक्टेड होता है। और इसको हम मोनोडेंटेड बोलते हैं क्योंकि कोई एक एटम के साथ जुड़ा हुआ है और ऑलवेज कार्बन के साथ ही जुड़ा होगा, इसलिए इसको हम फ्लेक्सीडेंटेड भी नहीं बोलेंगे। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड मतलब होता है जिसमें आपका नंबर ऑफ, आपका जो एटम है, एटम और मेटल का जो कनेक्शन है वो चेंज होता है, जैसे CN, ओके, जहाँ पर कार्बन के साथ भी मेटल का बॉन्डिंग हो सकता है, इंटरेक्शन हो सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी मेटल का इंटरेक्शन, बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, पर यहाँ पर ऑलवेज रिमेंबर फॉर कार्बोनिल, कार्बन के साथ ही मेटल का बॉन्ड होगा, कोई ऑक्सीजन के साथ मेटल का बॉन्ड नहीं होगा, इसलिए दिस कार्बोनिल इज नॉट कॉल्ड एज फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, इसको हम फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड नहीं बोलते हैं। एंड दैट शुड बी ओनली कॉल्ड मोनोडेंटेड, क्योंकि कोई एक एटम के साथ कनेक्टेड होता है और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ओके। ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसमें कोई एनायनिक, कैटायनिक कोई चीज़ नहीं है, ये न्यूट्रल है कंप्लीटली, ठीक है, ओके। So you can write carbon monoxide, simply called as CO, okay, carbon monoxide simply called as CO is undoubtedly what, one of the most important and most widely studied ligand in organometallic, okay, metallic chemistry, okay. तो कार्बन मोनोक्साइड CO is undoubtedly one of the most important and most widely studied ligand in organometallic chemistry. There must be nothing important, that is only important, that is the carbonyl is the most important ligands in organometallic chemistry. Why? Because आपका मेटल कार्बोनिल से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपका ऑर्गेनोमेटालिक में सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका ऑलमोस्ट, जो आपका मेटल कार्बोनिल का जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है।
और आपका ऑर्गेनोमेटालिक में आपका 18 रूल वाला जो क्वेश्चन आता है वहाँ से क्वेश्चन आता है, मेटल मेटल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आता है, मेटल मेटल पार मेटल से क्वेश्चन आता है, और आपका थोड़ा बहुत ही रेयरली आपका फेरोसिन से भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। और क्या कहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, जो ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, एगोस्टिक इंटरेक्शन, और आपका जो हाइड्रोजन का स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी एगोस्टिक इंटरेक्शन में, और आपका माइग्रेटरी इंसर्शन, यहाँ से क्वेश्चन आता है थोड़ा बहुत ही रेयरली, बहुत ही कम क्वेश्चन आता है आपका। जो रिएक्शन वगैरह होता है ना वहाँ पर विल्सन कैटलिस्ट, आपका और क्या होता है, वॉकर प्रोसेस, आपका मोनसाल्टो एसिटिक एसिड सिंथेसिस, ये सबसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चन आपका आता है क्या, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, कार्बोनिल का बहुत सारा कॉम्प्लेक्स दे देगा आपको, यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा कहाँ पर बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होता है, कहाँ पर कार्बोनिल का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, कहाँ पर मेटल कार्बन का बॉन्ड का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, कहाँ पर मेटल कार्बन का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, एंड ऑल्सो सीओ का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, या फिर आपका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है क्या क्या कम है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ज़्यादातर केस में। तो इतना है, ओके क्लियर। तो सीओ इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है, मेटल कार्बोनिल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, और जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो, ऐसा नहीं है बहुत टफ क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है, ओके। सो नेक्स्ट, तो मेटल कार्बोनिल्स इसको हम बोलते हैं MCOX, मतलब कितना सारा CO है हमको पता नहीं है, X मतलब कोएशन नंबर, कोएशन नंबर मतलब नंबर ऑफ लिगेंड दैट शुड बी अटैच विद द मेटल, मेटल के साथ कितना सारा लिगेंड जुड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं कोएशन नंबर, ओके। सो दैट शुड बी मे बी दो टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, मेटल का प्रेजेंस के ऊपर आपका दो टाइप का होता है, एक होता है होमोलेप्टिक ADP TIC, दूसरा होता है हेटेरोलेप्टिक, ठीक है। होमोलेप्टिक मतलब जहां पर कोई भी एक ही मतलब मेटल की प्रेजेंस से नहीं, लिगेंड की प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड करके होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक दो टाइप का मेटल कार्बोनिल्स होता है। यहाँ पर होमोलेप्टिक मतलब जहां पर सिर्फ कार्बोनिल ही होगा, कोई दूसरा और लिगेंड नहीं होगा, और हेटेरोलेप्टिक जहां पर आपका कार्बोनिल को छोड़कर भी बहुत सारा लिगेंड हो सकता है, ठीक है। तो एक होता है होमोलेप्टिक जहां पर एक ही जैसा लिगेंड, वो कार्बोनिल लिगेंड ही रहेगा, ठीक है। कार्बोनिल का एक क्या होता है कम्युनिटी होगा, कोई दूसरा लिगेंड को अंदर आने ही नहीं देगा, इसको हम बोलते हैं होमोलेप्टिक। हेटेरोलेप्टिक क्या होता है, वहां पर कार्बोनिल का कम्युनिटी छोड़ेगा, ठीक है तुम लोग आओ, मतलब PR3 NO और बाकी सारा लिगेंड भी मेटल कार्बोनिल में रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे हेटेरोलेप्टिक। होमो मीन्स एक ही जैसा, होमोजीनियस, हेटेरो मीन हेटेरो मतलब थोड़ा अलग, मतलब हेटेरोजीनियस, नाम से पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट, वन मिनट, होमोलेप्टिक मतलब मेटल only bound with कार्बोनिल, कार्बोनिल को छोड़कर और किसी भी लिगेंड के साथ बाइंड नहीं होता, इसको हम बोलते हैं होमोलेप्टिक। क्या बोलते हैं, होमोलेप्टिक, ठीक। और हेटेरोलेप्टिक मतलब क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटल कैन बाइंड अदर लिगेंड्स, bind carbonyl and other ligand, okay, this is called as heteroleptic,
यहाँ पर पोर्शन कर देते हैं ए, ठीक है। तो इसको हम होमोलेप्टिक बोलते हैं, इसको हम हेटेरोलेप्टिक बोलते हैं, ठीक। अब देखो होमोलेप्टिक का क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे आपका VCO6 माइनस हो सकता है, FeCO5 हो सकता है, ठीक है। हाँ, हेटेरोलेप्टिक का कैसा हो सकता है एग्जांपल आपका, जैसे आपका निकेल CO3 उसके साथ PPH3, मतलब दूसरा लिगेंड भी जुड़ा हुआ है निकेल के साथ। CO तो है ही, कार्बोनिल है, उसके साथ साथ दूसरा लिगेंड लाइक PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फेट वो भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है एज ए अदर लिगेंड, ओके। So that is called homolectic. Homolectic means metal only connected with this carbonyl. Okay, this type of metal carbonyls are called as homolectic metal carbonyls. वहाँ पर क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल VCO6 माइनस जहाँ पर सिर्फ कार्बोनिल है, FeCO5 जहाँ पर भी सिर्फ कार्बोनिल है और दूसरा कोई लिगेंड नहीं है। And then heteroleptic, that is there should be metal connected with the carbonyl and other ligands. कार्बोनिल को छोड़कर भी बाकी सारा लिगेंड के साथ जुड़ा हो सकता है, जैसे आपका निकल CO3 PPH3। निकल CO4 आपको पता है, कोई एक CO जब रिप्लेस हो जाता है PPH3 तब हो जाता है निकल CO3 PPH3। तो यहाँ पर PPH3 एज ए अदर लिगेंड, तो अदर लिगेंड भी मेटल कार्बोनिल में प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम बोलते हैं हेटेरोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल्स, ओके। राइट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट, ओके। ओके, यहाँ पर देखो आपका और भी सारा, तो यहाँ पर होमोलेप्टिक क्या है, मेटल कार्बोनिल्स, यहाँ पर हेटेरोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल्स, ओके। कैसा कैसा एग्जांपल हो सकता है बोलो। होमोलेप्टिक यहाँ पर आपका निकेल CO4 हो सकता है, क्रोमियम CO6 हो सकता है, आपका जो पॉलीन्यूक्लियर मतलब और एक ही मेटल ऐसा नहीं, आपका बहुत सारा मेटल को लेकर ऐसा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है जहाँ पर सिर्फ कार्बोनिल ही एज ए लिगेंड है, ठीक है। यहाँ पर देखो निकेल CO4 CrCO4, यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही लिगेंड है, एक ही मेटल है, यहाँ पर निकेल है, यहाँ पर क्रोमियम है, राइट। तो ऐसा भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है जहाँ पर आपका एक से ज़्यादा मेटल है पर एज ए लिगेंड सिर्फ कार्बोनिल ही है, कोई अदर लिगेंड नहीं है, तो उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, होमोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, ओके। There may be the high chance that is more than one metal can be present, but if their ligand, as a ligand only carbonyl present, so on that case we have to say this is goes to homoleptic metal carbonyls, okay। जैसे आपका एग्जांपल हो FeCCO12, मतलब क्या है, 3 Fe एटम है एज ए मेटल, बट लिगेंड CO ही है, कोई दूसरा लिगेंड नहीं है, सो दैट्स व्हाई दिस इज गोज टू होमोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल। तो यहाँ पर एक ही जैसा मेटल है, 3 Fe है, ऐसा भी हो सकता है, या एक Fe है दूसरा निकेल है, ऐसा भी हो सकता है। आपका मेटल जैसा भी हो, आपका लिगेंड देखना चाहिए यहाँ पर कि आपका लिगेंड सिर्फ कार्बोनिल है या अदर लिगेंड भी प्रेजेंट है, सिर्फ आपको लिगेंड देखना है। यहाँ पर अगर लिगेंड सिर्फ कार्बोनिल है, सो दैट मीन्स दिस इज गोज टू होमोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल, दैट्स इट,
और क्या हो सकता है आपका IR4CO होल 12। अब देखो ये जो Fe3CO होल 12 IR4CO होल 12 इंपॉर्टेंट है। क्यों? यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है मेटल मेटल बॉन्डिंग होता है, कितना सारा मेटल मेटल बॉन्डिंग है, मेटल मेटल पार मेटल होता है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल से क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपका जो कार्बोनिल है वो बीजिंग पोजीशन में है या फिर टर्मिनल पोजीशन में है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है आपका सॉलिड और सॉल्यूशन स्टेट में आपका कार्बोनिल का जो टर्मिनल और बीजिंग पोजीशन वहां पर क्या वेरिएशन है, वहां से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, हेटेरोइलेक्ट्रिक मेटल कार्बोनिल्स में क्या होगा, कोई दूसरा और लिगेंड भी जुड़ा होगा। जैसे आपका मैंने बोला था निकेल CO होल 3 PPS3, ये मैंने बोला ऑलरेडी। और क्या है, मॉलिबोडिनम भी हो सकता है CO होल 3 PF3। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट वी गोस टू मेटल कार्बोनिल जो हुआ है यहाँ पर होमोलेक्टिक हेटेरोलेक्टिक जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ लिगेंड। अगर एक ही जैसा कार्बोनिली एज ए लिगेंड हो तो उसको हम बोलेंगे होमोलेक्टिक मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। और अगर आपका कार्बोनिल को छोड़कर कोई दूसरा लिगेंड भी प्रेजेंट हो, जैसे PPSC हो सकता है, PF3 हो सकता है, NO हो सकता है, अगर अदर लिगेंड भी कार्बोनिल के साथ प्रेजेंट हो मेटल कार्बोनिल में, उसको हम हेटेरोइलेक्ट्रिक मेटल कार्बोनिल बोल सकते हैं। अब इस क्लासिफिकेशन में मेटल का कोई रोल नहीं है, रोल है जो भी रोल है वो लिगेंड का रोल है। ठीक है, तो अब हम मेटल के बेसिस में भी दूसरा एक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वो क्या है वो हम बोलेंगे। नेक्स्ट वन, on the basis of metal atom. मेटल एटम, मेटल एटम को बेस करके भी हम मेटल कार्बोनिल को दो उपाय से क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे, वो भी हम बोलते हैं। देखो एक होता है आपका मोनोन्यूक्लियर, एक होता है आपका पॉलीन्यूक्लियर। देखो मोनोन्यूक्लियर पॉलीन्यूक्लियर। ओके, मोनोन्यूक्लियर न्यूक्लियर जो बात है वहां से हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। न्यूक्लियर मतलब कोई भी न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस मतलब जो सेंट्रल पार्ट है, जहाँ पर बीच का पार्ट है, बीच में क्या रहता है। यहाँ पर अगर मेटल हो, यहाँ पर अगर लिगेंड हो, तो क्या पार्ट है, मेटल है, बीच में क्या रहता है, मेटल रहता है। तो न्यूक्लियस कौन होगा, मेटल होगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मतलब कौन, किसका रोल है, मेटल का रोल है। देखो कैसे रिलेट करोगे, न्यूक्लियर बोला है, न्यूक्लियर कहाँ से आता है, न्यूक्लियस से आता है। न्यूक्लियस कहाँ पर हो सकता है, रदरफोर्ड का जो मॉडल था वहां पर न्यूक्लियस कहाँ पर था, बीच में था, सेंट्रल पार्ट में था। यहाँ पर कौन सेंट्रल पार्ट में है, मेटल सेंट्रल पार्ट में है। तो किस को लेकर हम सोचेंगे, यहाँ पर मेटल को लेकर सोचेंगे। ओके, कनेक्शन देखो, यू हैव टू सी द कनेक्शन। न्यूक्लियर, दिस वर्ड कम्स फ्रॉम न्यूक्लियस। ओके, nucleus is stayed in which position, in which position nucleus that should be situated. Are you remind, in the Rutherford model nucleus is present in the atom
as a center part, as a center part. Okay, in the complex, which one is center? Metal is a center. Which one is a center? Metal is a center. So that means nuclear, we have to we have to focus in which side? We have to focus on metal side. Okay, that is the thing. We have to think about metal when we have to consider nuclear. Nuclear, that should be comes from nucleus. Nucleus, that should be situated in the center. Center in which position? Center in center which atom that should be situated in the complex? That is a metal. So we have to remind, we have to think about metal here. Okay, clear? Okay. Now the term mono and poly. Mono means what? Poly means what? अगर आप पॉलीमर पढ़ो, ठीक है, आई थिंक आप बीएससी किया हो, एमएससी किए हो, आपको पॉलीमर मोनोमर पता है, ठीक है. फिर भी अगर आपको पता नहीं है, फिर भी हम बोलते थे पॉलीथीन मीन्स व्हाट? पॉलीथीन मतलब क्या है? बहुत सारा इथिलीन से पॉलीथीन होता है. पॉली मीन्स बहुत. मोनो मीन्स वन, राइट? मोनो मीन्स मोनोमर मीन्स वन. पॉली मीन्स बहुत सारा, बहुत, मेनी. सो मोनोन्यूक्लियर देयर मस्ट बी वन. मोनो से वन आता है और न्यूक्लियर से मेटल आता है, मतलब एक ही मेटल होगा. मोनो से वन आता है, मेटल से न्यूक्लियर से मेटल आता है. तो मतलब दिस मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल मीन्स देयर शुड बी वन मेटल is present. Poly means many and nuclear means also metal. तो यहाँ पर बहुत सारा मेटल आता है, राइट? यहाँ से हम क्या करते हैं, एक वर्ड से हम उसका जो मीनिंग है क्या हो सकता है ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं. जैसे आपका एग्जाम हुआ है, वो एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन आया है वो आपके फेवर में क्वेश्चन नहीं आया है. सोचो, आपको ऐसा कुछ डेफिनेशन आया है जो डेफिनेशन आप कभी भी पढ़ा नहीं हो सकता है. तो तब आप क्या करोगे? उसको छोड़ दोगे? नहीं, वहाँ पर एक ट्रिक होता है. वो ट्रिक होता है, उस नेम को एनालाइज करो. क्या हो सकता है उस नेम के अगल में बगल में, कैसा हो सकता है? जैसे आपका हम लोग के बीएससी में एक क्वेश्चन आया था, सॉर्प्शन मतलब क्या है? व्हाट इज सॉर्प्शन? तो मैंने एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, मैंने डिसॉर्प्शन पढ़ा था, मैंने एब्जॉर्प्शन भी पढ़ा था, पर मैंने सॉर्प्शन नहीं पढ़ा. तो व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्प्शन आया है? व्हाट शुड आई डू? क्या हम कर सकते हैं? मैंने सोचा, वहाँ पर लिखा है सॉर्प्शन. मे बी दिस सॉर्प्शन इज रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन, क्योंकि डिसॉर्प्शन उतना फंडामेंटल नहीं है. जो चैप्टर था वहाँ पर ज़्यादा फोकस हम लोग का था एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन वाला, ठीक है. जो बीएससी में जो चैप्टर हमने पढ़ा था, सिलेबस में जो था, वहाँ पर डिसॉर्प्शन का बहुत लिमिटेड स्कोप था, ज़्यादा पढ़ा नहीं था. मतलब बीएससी में ज़्यादा फर्स्ट था एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन वाला. तो मे बी अगर वो एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन अगर एक साथ हो, मे बी उसको हम सॉर्प्शन बोल भी सकते हैं. मेरे दिमाग से ये आया, मेरे दिमाग से आया. वहाँ पर कोई बुक नहीं है, वहाँ पर कोई गूगल नहीं है, वहाँ पर कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है, कोई टीचर नहीं है जो बोलेगा. तो क्या कर सकते हैं? हम सोच सकते हैं, सिर्फ दिमाग से बाहर कर सकते हैं. तो वो सॉर्प्शन हो सकता है कि एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का एक कॉम्बाइंड रूप हो सकता है कि जो सॉर्प्शन. मैंने वही लिखा, ठीक है. बाद में मैंने सर से पूछा, बाद में एग्जाम के बाद सर से बहुत सारे लोग भी पूछे. क्यों? क्योंकि सॉर्प्शन किसी ने भी नहीं पढ़ा, सब स्किप करके छोड़ दिया, ठीक है. तो मेरा जो डेफिनेशन था ऑलमोस्ट वो गोज टू राइट. बाद में मैंने बुक में पढ़ा, वो बुक में भी मैंने देखा वही लिखा है, तब बुक में पाया, पहले नहीं पाया, बाद में पाया. तो वहाँ पर देखा ऐसे ही कुछ डेफिनेशन लिखा है, मैं जो भी लिखा था. तो दिस इज कॉल्ड एज एनालिसिस एंड गेसिंग. ओके, जब आपके अगल में बगल में कुछ भी नहीं है, मतलब कोई बुक्स नहीं है, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है, कोई भी टीचर नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप एग्ज़ाम में हो, तब आपका ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि आपको ऐसा भी हो सकता है कि वो क्वेश्चन दे दिया, वो अगर क्वेश्चन आप ना कर पाओ तो और कोई चारा नहीं है. मतलब
जो ऑप्शन में बाकी सारा क्वेश्चन है वो और भी आप नहीं कर पाओगे। सो ऑन दैट केस आपको क्या करना है, आपको वो जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन का जो वर्ड है उसको एनालाइज करो, क्या हो सकता है उसका अगल में बगल में आपका जान पहचान का कितना वर्ड हो सकता है। उसको अगर ऐसा कुछ नेम हो तो उसको आप तोड़ दो, तोड़ तोड़ के सोचो कि क्या हो सकता है। मोनो मीन्स वन, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर कहाँ से आ सकता है, न्यूक्लियस से आ सकता है। तो न्यूक्लियस कहाँ पर रहता है, सेंटर में रहता है, एटम का सेंटर में न्यूक्लियस रहता है। तो वो न्यूक्लियस, अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सोचो तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंटर में क्या रहता है, मेटल रहता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो मोनोन्यूक्लियर बोला है वो एक मेटल के बारे में बोला है। मतलब वो मोनोन्यूक्लियर तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा, मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बोलेगा कि मोनोन्यूक्लियर मेटल कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन लिखो। तो दैट मीन्स देयर मस्ट बी वन मेटल एंड दिस कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। हो गया ना डेफिनेशन। तो जो मेटल कार्बोनिल में एक ही मेटल रहता है उसको हम मेटल मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। हो गया डेफिनेशन। अब सोचो कि कौन कौन सा एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है जहाँ पर एक ही मेटल है और कार्बोनिल भी है, BCO6-। हो गया आपका एग्जाम्पल। तो आपका 2 मार्क्स में ऑलमोस्ट 1 हाफ तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द अप्रोच। तो होमोन्यूक्लियर क्या होता है, एक ही मेटल है, ओनली वन मेटल इन मेटल कार्बोनिल। पॉलीन्यूक्लियर जहाँ पर मेनी मतलब मोर देन वन, वहाँ पर 2 हो सकता है। 2 अगर हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, डाई न्यूक्लियर बोल सकते हैं। अगर 3 मेटल हो उसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्राई, TRI, ट्राई न्यूक्लियर बोल सकते हैं। अगर 4 मेटल है उसको हम टेट्रा न्यूक्लियर बोल सकते हैं। तो जितना भी कैटेगरी होगा मोर देन वन सभी हो जाएगा पॉली। पॉली मीन्स मेनी। ओके, तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है यहाँ पर, निकेल CO होल 4 हो सकता है, BCO होल 6 माइनस हो सकता है, FeCO होल 5 हो सकता है। यहाँ पर सभी एक ही जैसा मेटल है, एक मेटल है, एक ही जैसा नहीं, एक मेटल है। ओके, और पॉलीन्यूक्लियर में क्या आएगा आपका, जैसे Mn2CO होल 8, 2 मेटल है, एक ही जैसा है पर 2 मेटल है। यहाँ पर एक ही जैसा या दूसरा जैसा फैक्टर नहीं है, यहाँ पर फैक्टर है नंबर ऑफ मेटल एटम्स, कितना नंबर ऑफ मेटल एटम्स प्रेजेंट है। मेनी है, मोर देन वन है, मतलब पॉली है। ठीक है, इसको अगर आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो तो वहां पर डाई न्यूक्लियर हो जाएगा, डाई न्यूक्लियर, ट्राई न्यूक्लियर, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा सब आ सकता है ऑन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मेटल एटम्स। अगर एक मेटल एटम हो तो वो मोनोन्यूक्लियर ही होगा, मोर देन वन हो तो पॉलीन्यूक्लियर होगा। अगर पॉलीन्यूक्लियर में फर्दर क्लासिफिकेशन चाहिए तो 2 मेटल एटम मीन्स डाई, 3 मेटल एटम मीन्स ट्राई, 4 मेटल एटम मीन्स टेट्रा, 5 मेटल एटम मीन्स पेंटा, 6 मीन्स हेक्सा, 7 मीन्स हेप्टा, सो ऑन, 8 फॉर ऑक्टा। हो गया, काम खत्म। Mn2CO होल 8। और क्या हो सकता है, होमोन्यूक्लियर। ओके, और दूसरा भी पॉलीन्यूक्लियर। और क्या हो सकता है आपका Ir4CO होल 12 हो सकता है। ओके, क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन, ओके, अब देखो, अब हम सोचेंगे पॉलीन्यूक्लियर के बारे में। मोनो तो हो गया, एक ही न्यूक्लियर होता है। पॉलीन्यूक्लियर को फर्दर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक होता है होमो पॉलीन्यूक्लियर और होमोन्यूक्लियर बोल सकते हैं ऑल्सो।
और दूसरा होता है हेटेरो, हेटेरो न्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर मतलब होमोजीनियस, एक ही जैसा मेटल होगा, और दूसरा होता है हेटेरोन्यूक्लियर जहाँ पर दूसरा जैसा मेटल होगा। सोचो एज पर आर्बिटरी, यहाँ पर आपका Fe है, Mn है, और उसके बाद CO समथिंग है। सोचो आर्बिटरी, ओके ओके, मुझे दिमाग में अब नहीं याद आ रहा है। सोचो ऐसे आर्बिटरी है जहाँ पर दो टाइप का मेटल है, तो इसको हम बोलेंगे हेटेरोन्यूक्लियर, ठीक है। अब होमोन्यूक्लियर जैसे आपका Ir4CO होल 12 होता है ना, CO होल 12 होता है। और क्या हो सकता है आपका Fe2CO होल 9 हो सकता है, जहाँ पर एक ही जैसा मेटल है। नंबर ऑफ मेटल एटम्स मोर देन वन है, नंबर ऑफ मेटल एटम्स दैट शुड बी मोर देन वन, इसलिए इसको दोनों को ही हम क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियर बोलेंगे। पर ऑन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मेटल, कैसे कैसे मेटल है उसके ऊपर डिपेंड करके होमोन्यूक्लियर हेटेरोन्यूक्लियर होता है। होमो मतलब होमोजीनियस, एक ही जैसा मेटल होगा, यहाँ पर 4 ईडियम है, 2 आयरन है, ठीक है, एक ही जैसा मेटल है। और दूसरा है हेटेरोन्यूक्लियर जहाँ पर दो मतलब डिफरेंट टाइप का मेटल होगा। जैसे यहाँ पर सोचो ऑर्बिटली Fe है, मैंगनीज है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हेटेरोन्यूक्लियर, इसको हम बोलते हैं होमोन्यूक्लियर। समझ में आया? होमोन्यूक्लियर मतलब एक ही जैसा मेटल होगा, जैसे यहाँ पर 2 आयरन है, जैसे यहाँ पर 4 ईडियम है, ओके। होमोन्यूक्लियर दैट मीन्स देयर शुड बी similar type of metals that should be present. Here 2 iron atom is present, here 4 iridium is present, okay, iridium are present. And here heteronuclear, that means there must be different types of metals that should be present. Here arbitrarily you can assume 1 Fe and 1 manganese is present. That means the nature of metal are not same, the two different metals are present, that's why this is called as heteronuclear, okay. Homo means homogeneous, similar type of metal that should be present, and hetero means heterogeneous, that means different type of metals are present, that's it. But both are categorized on polynuclear complex, that means poly means more than one metal atoms are present, that's it. Next, again polynuclear complex, इसको हम ब्रीजिंग और टर्मिनल के बेस में दो टाइप का कर सकते हैं। कैसे? एक हो सकता है नॉन ब्रीज मेटल कार्बोनिल्स, दूसरा हो सकता है ब्रीज। सोचो आपका सपोज मेटल, उसके साथ मेटल कनेक्टेड है, यहाँ पर CO CO CO, यहाँ पर भी CO CO है, इसको हम बोलते हैं नॉन बीच। कोई भी एक कार्बोनिल दो मेटल के साथ बीच पोजीशन में नहीं है। बीच मतलब क्या है? बीच भौगोल का हम क्या समझते हैं? दो रिवर को जुड़ता है क्या? बीच। दो रास्ते को जुड़ता है क्या? बीच। बीच मतलब कैसा है? ऐसा टू ऐसा, ऐसा टू ऐसा, मतलब दो चीज को जुड़ेगा एक बीच, ठीक है, इसको तो हम बीच बोलते हैं। हावड़ा बीच मीन्स व्हाट? दो जगह को जुड़ कर रखा है हावड़ा बीच, और मिडिल में क्या है? गंगा है, राइट। ऐसा बहुत सारा है। तो बीच मतलब जो कार्बोनिल होगा वो दो मेटल में कनेक्शन करेगा, इस मेटल के साथ दूसरे मेटल को कनेक्शन करेगा। पर बीच यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नॉन बीच है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कार्बोनिल दो मेटल से कनेक्शन नहीं किया है, एक कार्बोनिल एक ही मेटल के साथ कनेक्शन किया है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन बीच, ओके। पर आपका बीच में क्या होगा? बीच में सोचो आपका ऐसा होगा, मेटल मेटल बॉन्डिंग होगा, उसके साथ सोचो यहाँ पर CO ऐसे ऐसे, सॉरी ऐसे, मतलब यहाँ पर दो CO, मतलब दिस CO एंड दिस CO क्या हो रहा है? दो मेटल के साथ कनेक्टेड है। एक ही CO दो मेटल के साथ कनेक्शन मतलब बीच प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बीच, ओके। और दोनों ही पॉलीन्यूक्लियर में आएगा। क्यों?
क्योंकि जो बीच और नॉन बीच कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पर मोर देन वन मेटल एटम होना चाहिए, क्योंकि एक ही मेटल एटम होगा तो कहाँ पर बीच करेगा, बीच करने का टेंडेंसी तो नहीं होगा लिगेंड का ना। तो दो एटलीस्ट मोर देन वन, मतलब दो मेटल भी हो तब भी हम बीच नॉन बीच कंसिडर कर सकते हैं कि दो मेटल के साथ कनेक्टेड है एक कार्बोनिल तो उसका हम बोलते हैं बीच कार्बोनिल। अगर दो मेटल के साथ कनेक्टेड नहीं है कार्बोनिल, एक ही मेटल के साथ कनेक्टेड है तो उसका हम बोलेंगे नॉन बीच कार्बोनिल। ऐसे आपका 3, 4, 5 जितना सारा मेटल हो वहाँ पर भी हम कंसिडर करेंगे। ज़्यादातर केस में कार्बोनिल में दो मेटल के साथ ही बीच करता है, 3 मेटल 4 मेटल के साथ नॉर्मली बीच नहीं करता है, या फिर दो मेटल के साथ बीच करेगा या फिर नहीं बीच करेगा। दैट इज द रोल ऑफ कार्बोनिल, दैट्स इट। नेक्स्ट वन, पर याद रखना आपका बीज हो या ना हो, कार्बोनिल बीजिंग पोजीशन में हो या फिर टर्मिनल, टर्मिनल मतलब जो इसको क्या बोलते हैं किनार में, बंगाली में किनार बोलते हैं, क्या वो कॉर्नर में है, कोई एक मेटल के साथ जुड़ा है उसको हम बोलेंगे टर्मिनल। और बीज पोजीशन मतलब दो मेटल के साथ बीजिंग कर रहा है उसको हम बोलेंगे बीजिंग, और जहाँ पर बीजिंग नहीं है उसको हम बोलेंगे एज ए टर्मिनल, वो प्रेजेंट है इसलिए इसको हम बोलते हैं टर्मिनल। तो टर्मिनल CO हो या बीजिंग CO हो, CO का इलेक्ट्रॉन डोनेशन ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। CO आपका बीजिंग पोजीशन में हो या फिर टर्मिनल पोजीशन में हो, CO ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेगा, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेगा। और वो ऑलवेज न्यूट्रल लिगेंड ही रहेगा, कोई कैटायन आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो ऑलवेज न्यूट्रल ही होगा। ठीक, ये आपका पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल का बात खत्म। नेक्स्ट वन वी हैव टू गो एज ए नेचर ऑफ CO। जो CO का रोल है वो एज ए सिग्मा डोनर की तरह बिहेव करता है, मतलब मेटल के, और क्या होता है इसका 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कार्बन का जो 2 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी कार्बोनिल का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करता है मेटल को, एज सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस करता है, इसलिए सिग्मा डोनर बोला जाता है, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से मेटल टू कार्बोनिल एक सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिग्मा डोनर। ओके, एज कार्बोनिल में गिव its extra two as carbonyl gives 2 electron to the metal, so that's why sigma bond produced, so that's why carbonyl is called as sigma donor। but अगर मेटल इलेक्ट्रॉन रिच हो, सपोज मेटल में इलेक्ट्रॉन रिचनेस है, मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो मेटल क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा, वो क्या करेगा फिर से कार्बोनिल को बैक करेगा। ठीक है, जैसे सोचो मेरे पास, मेरे हाथ में बहुत सारा बुक कोई दे दिया और मैं नहीं ले पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगी, किसी को ले पकड़ कहूँगी ना। मेरे पास बहुत सारा ऐसा खाता है और मेरा हाथ दुख रहा है, तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा पकड़, है ना। तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे डोनेट करेगा। ठीक है, ये तो लैटरल ओवरलैप होता है पाई बॉन्ड में, पाई बॉन्ड में क्या होता है, लैटरल ओवरलैप होता है, तो पाई एक्सेप्टर बोला जाता है, किसको, कार्बोनिल को, कार्बोनिल को पाई एक्सेप्टर बोला जाता है। क्यों, क्योंकि उसके पाई स्टार वैकेंट पाई स्टार है, कार्बोनिल का वैकेंट पाई स्टार है। देखो सिंपल सोचो, मेटल में इलेक्ट्रॉन रिचनेस अगर ज़्यादा हो तो मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा, वो देने का कोशिश करेगा, किसको देगा, जहाँ पर जिसका कोई स्पेस है लेने का, इसको ही देगा जिसका स्पेस है लेने का। और कार्बोनिल का वैकेंट पाई स्टार होता है, पाई स्टार ऑर्बिटल होता है, जहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे ट्रांसफर होता है मेटल टू कार्बोनिल। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर होता है इसको हम बोलते हैं बैक डोनेशन। क्यों, वो बैक हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पहले दे रहा था कार्बोनिल, अब बैक ले रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बैक डोनेशन या फिर बैक बॉन्डिंग। और इस बैक बॉन्डिंग के वजह से आपका कार्बोनिल को पाई एक्सेप्टर भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो मेटल से इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पर ले रहा है, पाई स्टार में ले रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, पाई बॉन्डिंग कर रहा है,
डबल बॉन्ड प्रोड्यूस कर रहा है, डबल बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पर मेटल कार्बोनिल में डबल बॉन्ड के जैसा एक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाता है, इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रोड्यूस हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको पाई एक्सेप्टर। बहुत सिंपल सोचो कि कार्बोनिल, कार्बन एज ए लिगेंड, फर्स्ट लिगेंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो कार्बोनिल गिव्स इट्स 2 इलेक्ट्रॉन टू द मेटल एंड अल्टीमेटली प्रोड्यूस सिग्मा बॉन्ड, सो दैट्स व्हाई कार्बोनिल इज कॉल्ड एज सिग्मा डोनर. Next, if the nature of metal is, you have to think, if metal is highly electron rich, so on that case metal is not capable to hold the extra electron density towards the metal. मेटल अगर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच हो तो मेटल वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर पाएगा, वो क्या करेगा, मेटल रिवर्स बैक टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड टू द कार्बोनिल, वो क्या करेगा, बैक डोनेशन करेगा, रिवर्सली फिर से इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बोनिल को देगा। अब कहाँ पर देगा, कार्बोनिल में तो वैकेंट स्पेस रहना चाहिए, तो वैकेंट स्पेस है, वो पाई स्टार ऑर्बिटल है, तो पाई स्टार में ऑर्बिटल में डोनेट कर रहा है। कैसे डोनेट कर रहा है, ऐसे मेकिंग पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग में जैसे लैटरल ओवरलैप होता है, यहाँ पर भी लैटरल ओवरलैप ही होगा, ऑलमोस्ट हमें वैसे ही इंटरेक्शन होगा। तो अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस होगा, मेटल के साथ थोड़ा बहुत आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा, ठीक है, मेटल के साथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं, कार्बोनिल को बोलते हैं पाई एक्सेप्टर, क्योंकि वो पाई क्लाउड ले रहा है, ठीक है, पाई स्टार में ले रहा है, ठीक है, पाई स्टार में ले रहा है, इसलिए बोलते हैं पाई एक्सेप्टर। और ये जो बॉन्डिंग हो रहा है वो रिवर्स बैक इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, मतलब फिर बैक डोनेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्लियर? अगर यहाँ पर मेटल और कार्बन में डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करे, तो तब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये भी आपका डबल बॉन्ड की तरह ही बिहेव करेगा। कब? जब बैक डोनेशन होगा। तब अगर मेटल के साथ कार्बन का सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करे, तो वहां पर दिस ट्रिपल बॉन्ड नेवर बी स्टे, वो ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आप जानते हो डबल बॉन्ड 120 डिग्री, ट्रिपल बॉन्ड 180 डिग्री, तो 120 डिग्री मतलब प्लानर, 180 डिग्री मतलब लीनियर, तो वहां पर एंगल स्ट्रेन, वहां पर एक स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, इसलिए क्या होता है, वो ट्रिपल बॉन्ड भी डबल बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। और जब भी एक ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाता है तब क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होता है, ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है देन डबल बॉन्ड, सो आपका जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है CO का, कार्बोनिल का, वो घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब भी आपका, आप याद रखना, बॉन्ड स्ट्रेंथ ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। क्या होता है ये, बॉन्ड स्ट्रेंथ लेंथ नहीं, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका सबसे ज्यादा होता है, ट्रिपल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, और बॉन्ड लेंथ ऑपोजिट हो जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो टेंड होगा बॉन्ड लेंथ ठीक तर ऑपोजिट टेंड होगा, तो बॉन्ड लेंथ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ओके। और बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ ही आपका प्रोपोर्शनल होता है न्यू CO, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑलवेज बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ CO का घट रहा है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, तो इसलिए न्यू CO भी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी CO का घट जाएगा। क्लियर? ओके। ये जो फंडामेंटल चीज है इसको हम क्या बोलते हैं, एक इफेक्ट बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइनर्जिस्टिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, साइनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ व्हाट, किसका, कार्बोनिल का। ओके, नेक्स्ट। अब देखो, सिंपल सोचो, आपका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा किसका सबसे ज्यादा होता है, ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज्यादा होता है, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, ठीक। बॉन्ड लेंथ ठीक था, रिवर्स होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड,
ठीक, 1 2 3, 3 याद रखना। आपका जो न्यू सीओ है वो किसके साथ प्रोपोर्शनल, बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा यही आपका ऑर्डर होगा न्यू सीओ का। ओके, तो आपका यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, सिर्फ जब सिग्मा डोनर जैसा बिहेव कर रहा है कार्बोनिल, जहाँ पर सीओ ओनली एक्ट एज सिग्मा डोनर, वहां पर क्या है न्यू सीओ में, वहां पर आपका यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, और जहां पर आपका क्या है, सीओ एक्टस, कार्बोनिल एक्टस सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर, सिग्मा डोनर की तरह भी बिहेव कर रहा है और पाई एक्सेप्टर की तरह भी, लिखने का जगह नहीं है, पाई एक्सेप्टर ऐसे एक्सेप्टर, ओके, पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। वहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड। ठीक, तो ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रेंथ डबल बॉन्ड से ज्यादा होता है, तो इसका न्यू सीओ का वैल्यू भी ज्यादा होगा। यहाँ पर न्यू सीओ का वैल्यू कम होगा, क्योंकि आप जानते हो बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू सीओ, और बॉन्ड लेंथ के साथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू सीओ। तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर बढ़ जाए तो न्यू सीओ भी बढ़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ जाए तो न्यू सीओ क्या होगा, न्यू सीओ क्या होगा, घट जाएगा, न्यू सीओ घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो न्यू सीओ बढ़ेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, जहाँ पर सीओ एज ए सिग्मा डोनर रहेगा, जहाँ पर सीओ एज ए एक्ट ऑन ओनली सिग्मा डोनर, मतलब कोई भी बैक डोनेशन नहीं हो रहा है, वहां पर क्या होगा, वहां पर मेटल कार्बन में कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रोड्यूस नहीं होगा। तो वहां पर ट्रिपल बॉन्ड्स, कार्बोनिल का जो अंदर का ट्रिपल बॉन्ड जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा, तो वहां पर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। और जहां पर आपका बैक डोनेशन होगा वहां पर मेटल कार्बन में डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो कार्बोनिल का ट्रिपल बॉन्ड था वो भी डबल बॉन्ड हो जाएगा। तब क्या होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा कार्बोनिल में। ठीक, और बॉन्ड्स हम क्या जानते हैं, बॉन्ड्स हम जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ डबल बॉन्ड से ज्यादा है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ डबल बॉन्ड से ज्यादा है। और आप जानते हो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो आपका ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब इसका न्यू सीओ और कार्बोनिल का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा ही होगा, तो इसका कार्बोनिल का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब देखो, ये हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, अब हम लोग का फंडामेंटल एक बात है, क्या बात है, फंडामेंटल एक बात है, क्या है, आपका पाई बॉन्डिंग कहां पर होगा, पाई बैक बॉन्डिंग, पाई बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, ओके, कहां पर होगा? मैंने तो बोला बैक बॉन्डिंग होगा या नहीं होगा, अगर हो तो मेटल कार्बन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, अगर ना हो तो मेटल कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, अगर मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, क्या होगा, -1 0 +1 होगा, तब क्या होगा, इसका बैक बॉन्डिंग होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट जब -1 0 +1 होगा तब बैक बॉन्डिंग होगा। ठीक है, उसके साथ साथ उसका क्या होगा, कोई भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड रहेगा,
पाई एक्सेप्टर लिगेंड होना चाहिए उसके साथ, जैसे आपका कार्बोनिल होगा, नाइट्रोसिल होगा, और भी बहुत सारे लिगेंड है जो जिसका काम, जिसका वैकेंट पाई स्टार होता है, जो पाई क्लाउड के मतलब बैक डोनेशन का जो इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है, उसको हम बोलते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड, जैसे CO NO सो ऑन। ओके, दूसरा क्या है, मेटल जिसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब +3 +4 एंड सो ऑन, इसका क्या होता है, नो बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग नहीं होता है, नो बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग कहाँ पर लिखूं, नो बैक बॉन्डिंग, ठीक है, बैक बॉन्डिंग नहीं होता है इसका, बैक बॉन्डिंग नहीं होता है। और यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, अगर आपका कार्बोनिल हो भी जाए फिर भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगा अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो, ठीक है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दैट मीन्स -1 0 +1 हो तो तब आपका हाई चांस है बैक डोनेशन होगा, पर बैक डोनेशन होने के लिए आपका कोई पाई एक्सेप्टर लिगेंड होना चाहिए, जैसे कार्बोनिल एज ए पाई एक्सेप्टर लिगेंड अच्छा है। पर आपका अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ही हाई है, मतलब +3 +4 +5 सो ऑन है, तो ऑलरेडी वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ले पाएगा और होल्ड कर पाएगा, तो तब वो कार्बोनिल को या फिर कोई दूसरा पाई एक्सेप्टर लिगेंड को इलेक्ट्रॉन क्लाउड देना नहीं चाहेगा, तो तब हाई चांस है मेटल का हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। Clear? So when metal is lower oxidation state, that means -1 0 +1, there are high chance back donation is possible because already metal is highly electron rich, so metal always giving the tendency to donate the electron as a back donation. Okay, so on that case back bonding can be possible at the lower oxidation state, that means -1 0 +1. Okay, and there should be pi accelerator should be present to accept the back donated electron. But when metal already present as a higher oxidation state, means +3 +4 +5 so on, so metal never be having the tendency to donate back to the ligand its electron. Okay, so back bonding not recommended, not for the higher oxidation state of metal. Okay, next one. ओके, अब दूसरा एक बात सोचो, मैंने क्या किसके बारे में बोला, कार्बन के स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में बोला, कि न्यू CO के बारे में बोला, राइट। पर न्यू MC भी हो सकता है, मेटल कार्बोनिल का भी बॉन्ड का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हो सकता है, तो वो भी आपका किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के साथ, ठीक है, कांस्टेंट ए बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। तो आपका एक होता है जहां पर बैक डोनेशन होता है, बैक डोनेशन में क्या होता है, मेटल कार्बन का क्या होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, जहां पर बैक बॉन्डिंग होता है वहां पर मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करता है, और जहां पर नो बैक बॉन्डिंग नहीं होता है, वहां पर क्या होता है, मेटल के साथ कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। तो किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, ऑब्वियसली डबल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। तो मेटल यहाँ पर मेटल कार्बोनिल का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, यहाँ पर मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, दैट्स इट। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगा वो दूसरा और फैक्टर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, जो होता है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो पैटर्न होता है, ट्रेंड होता है, बॉन्ड ऑर्डर का भी वही ट्रेंड होता है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगा। वो अगर मेटल कार्बन के बॉन्ड के लिए अगर कंपेयर करो तो मेटल कार्बन का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट होगा, अगर कार्बोनिल CO बॉन्ड के अगर रिलेट करो तो CO बॉन्ड का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट होगा। तो वो डिपेंड होता है किस में आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब मेटल कार्बन के बॉन्ड के ऊपर अप्लाई कर रहे हो या फिर कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के ऊपर अप्लाई कर रहे हो। पहले जो मैंने बोला वो कार्बोनिल CO बॉन्ड के ऊपर बोला, ठीक है। अब जो बोल रही हूँ वो मेटल कार्बन के बॉन्ड के स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में बोला। अब
what I say, that is frequency of metal carbon bond. So here when back bonding is occur, so metal carbon double bond character is produced, that means double bond. And where no back bonding, there should be metal carbon single bond, so that means there is single bond. And obviously you know that is bond strength of double bond is greater than single bond. Okay, bond strength of double bond greater than single bond. So obviously new stretching frequency goes to parallelly to the bond strength. So ultimately here the frequency of metal carbon bond is higher. Here frequency of metal carbon bond, that should be lower. That's it. Last and least, साइनर्जिस्टिक इफेक्ट. यहाँ से क्वेश्चन आता है साइनर्जिस्टिक इफेक्ट किस मतलब क्या है, सिर्फ डेफिनेशन लिख लो. साइनर्जिस्टिक इफेक्ट नथिंग बट आपका कार्बोनिल का एक ही साथ सिग्मा डोनेशन भी हो रहा है, बैक बॉन्डिंग भी हो रहा है, दोनों एक ही साथ हो रहा है, मतलब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों एक साथ प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम बोलते हैं साइनर्जिस्टिक इफेक्ट. दैट्स इट. Reinforce both sigma bond and pi bond. Reinforce और strengthen to each other. Reinforce मतलब क्या होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करना. ठीक है, each other. Formation of sigma bond increase electron density on metal and tends to make more back donation. Okay, this mutual strengthening are called what? Synergistic effect. एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है. ठीक है, ओके. Synergistic effect. Both sigma bond और pi bond reinforce to each other. एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है. सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ रहा है. मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, बैक डोनेशन हो रहा है, बैक बॉन्डिंग हो रहा है, पाई बॉन्ड प्रोड्यूस हो रहा है. तो अल्टीमेटली सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड को होने में हेल्प कर रहा है, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है. तो ये जो म्यूचुअल स्ट्रेंथनिंग जो है, एक दूसरे को सपोर्ट करना, इसको ही हम बोलते हैं स्ट्रेंथनिंग साइनर्जिस्टिक इफेक्ट. किसका, कार्बोनिल का. ठीक है, तो अप टू दिस, थैंक यू सो मच. राइट डाउन दिस. ओके, ये आप लिख लो, जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगा
इन सेंटीमीटर इनवर्स। वो आपका न्यू CO भी हो सकता है, न्यू मेटल कार्बन भी हो सकता है, जो भी हो। आपका रूल होता है 1/2πc √k/μ, जहाँ पर C होता है लाइट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, K होता है फोर्स कांस्टेंट, और म्यू होता है रिड्यूस मास, जिसका होता है आपका दो मास होता है ना। कार्बोनिल हो अगर हो तो कार्बन का मास और ऑक्सीजन का मास, और मेटल कार्बन का बॉन्ड का अगर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आप निकलना चाहते हो तो वहां पर मेटल का मास और कार्बन का मास, तो मास दो अलग है ना। तो एक M1 होगा तो दूसरा M2 होगा, M1 + M2 ऐसे होता है। ऊपर में मल्टीप्लिकेशन होता है, नीचे में आपका एडिशन होता है। ओके, और न्यू अगर आपका न्यू बार वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस मास, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट। किसका? रूट का, रूट ओवर रिड्यूस मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और रूट ओवर फोर्स कांस्टेंट के साथ प्रोपोर्शनल होता है। और फोर्स कांस्टेंट ऑलवेज रिमेंबर, फोर्स कांस्टेंट क्या होगा आपका, ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होगा, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड। फोर्स कांस्टेंट ऑलवेज फॉलो द बॉन्स्टेन पैटर्न। बॉन्स्टेन जिसका ज्यादा होगा फोर्स कांस्टेंट उसका ज्यादा होगा, बॉन्स्टेन जिसका कम होगा फोर्स कांस्टेंट उसका भी कम होगा। अगर बॉन्स्टेन का पैटर्न ऐसा हो कि ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, तो फोर्स कांस्टेंट का भी ट्रेंड ऐसा ही होगा, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होगा। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।